मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज से सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आप जानते ही हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेमीकंडक्टर्स का जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में है। इसके एक पार्ट पे तो आपको मिलेगा डायोड, ट्रांजिस्टर अब हट गया है, पहले ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था, और इनके एप्लीकेशंस। और इसके सेकंड पार्ट में होता है लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन इसमें से 2 तो मिनिमम आते ही हैं, कई बार इसमें से 3 क्वेश्चंस भी आते ही हैं, तो उस हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेमीकंडक्टर से। शुरुआत यहाँ से होती है कि अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी to allow the flow of current, यानी कि करंट फ्लो करने की एबिलिटी, या आप ये बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करना है आपको किसी भी मटेरियल में से, तो कौन करंट फ्लो को अलाउ करेगा। इस अलाउ करने के नेचर के हिसाब से हम सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडक्टर, और दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। अगर इनमें डिफरेंस है तो डिफरेंस इसी बात का है कि ये करंट को किस तरह से अलाउ करते हैं कि करंट इनमें से फ्लो हो जाए। अब ये मटेरियल का जो क्लासिफिकेशंस है या सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है, पहले बेसिकली 2 ही पार्ट्स में हुआ करता था, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, बाद में कंडक्टर और इंसुलेटर, बाद में इसमें सेमीकंडक्टर भी इंक्लूड हो गया। तो शुरू शुरू में ऐसा होता था कि अगर आपने किसी कंडक्टर मटेरियल पर बैटरी लगा दी है, या आपने कोई मटेरियल लिया, कोई वायर लिया और यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी है, तो मैं शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, अगर इसमें करंट मिल जाती है आपको, करंट मिल जाती है तो इसे हम कंडक्टर कहा करते थे। जैसे कि आपने प्लास्टिक का वायर लिया या फिर आपने लकड़ी का वायर लिया और इसमें आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद भी इसमें कोई करंट नहीं मिली। अगर इसमें कोई करंट नहीं मिली तो इन्हें कहा जाता था इंसुलेटर्स। तो सीधा सीधा था क्लासिफिकेशन, जिसमें करंट जाए या जिसमें करंट फ्लो हो जाए वो कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो ना हो वो इंसुलेटर। बाद में इनके बीच में एक और मटेरियल भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहा जाने लगा सेमीकंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर को कंपेयर करें, तो हमें समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच का मटेरियल फिर कैसा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन हमें ये सिखाता है कि कंडक्टर्स वो होते हैं
जिनमें बहुत अधिक संख्या में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इंसुलेटर्स वो होंगे जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो इनके बीच में जो मटेरियल आएगा सेमीकंडक्टर, वो कैसा होना चाहिए? सेमीकंडक्टर जो आएगा उसमें दोनों का बिहेवियर होगा, कभी वो इंसुलेटर होगा और कभी वो कंडक्टर होगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होता है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन रूम टेम्परेचर पर या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर यह बन जाता है कंडक्टर। यानी हमें एक ऐसा मटेरियल मिल गया जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये कभी इंसुलेटर भी बनता है और यही कभी कंडक्टर भी बन जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं रेजिस्टेंस वगैरह को लेकर के, वो भी इन मटेरियल्स की इनके बीच में ही आती हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इनकी कंडक्टिविटी तो आप ज़ीरो ही मानो, नेग्लिजिबल या ज़ीरो। अगर आप इसके डेटा की बात करते हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर 2 से लेकर के 10 की पावर 8 मो पर मीटर होती है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10 की पावर -8 मो पर मीटर होती है। 10 की पावर -8 का मतलब समझ लो आप बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है। अब इनके बीच का जो मटेरियल आ जाता है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच का जो मटेरियल है, और वो मटेरियल कौन है? वो मटेरियल है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, अगर पहले पहले हम बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा है ही, लेकिन कंडक्टर से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, 10 की पावर -5 से 10 की पावर 0 मो पर मीटर। और इसी तरह से अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को कंपेयर करें तो वो वैल्यू भी सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में ही आती है। जैसे कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, इसको रो कहते हैं अब, वो बहुत ही कम होती है। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से तो ज़्यादा होगी लेकिन इंसुलेटर से कम होगी। अब इस रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, वो आप सिग्मा का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जब ये 10 की पावर 2 है तो रेजिस्टिविटी 10 की पावर -2 हो जाएगी। मोह का बन जाएगा ओम, मीटर ऊपर आ जाएगा, तो ओम इंटू मीटर। इनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती ही है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी अगर आप देखें तो वो 10 की पावर 8 ओम इंटू मीटर होती है। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 5 से लेकर
10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर। तो इसका मतलब हर लिहाज से, प्रॉपर्टीज के तरीके से या हर तरीके से सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच में होता है। तो अब सवाल ये है कि जब कंडक्टर है हमारे पास में, तो फिर हमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाई सेमीकंडक्टर इज रिक्वायर्ड? तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से हट करके जो प्रॉपर्टीज मिलती है हमें, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि सेमीकंडक्टर में पहली बात तो ये कि फ्री चार्ज डेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्री रखने हैं और कितने नहीं रखने हैं, ये हमारे हाथ में है। जिससे हम इसकी रेजिस्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कम रेजिस्टेंस रखना है या ज़्यादा रखना है, कॉपर के लिए जैसा नहीं कि जिसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो। और साथ में इनमें हम करंट की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कंडक्टर्स में नहीं पाई जाती। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि कंडक्टर्स में नहीं पाई जाती। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो किसी भी हालत में आपको कंडक्टर्स में नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब सारी बातें उल्टी हो रही हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखें अगर हम, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और इनकी कंडक्टिविटी घट जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर आपके लिए कौन यूजफुल होगा? हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होंगे। क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये करंट को आसानी से फ्लो करवाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स आर मोर यूजफुल देन कंडक्टर्स। थ्योरेटिकल पार्ट इसका पढ़ रहे हैं हम, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कौन कौन से मटेरियल क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, ये पढ़ने से पहले इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो है बैंड थ्योरी। इन सॉलिड्स। अब ये बैंड क्या होता है? अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम को आप जब देख रहे होते हैं या एटम की जब आप स्टडी करते हैं, तो जैसे नील्स बोर ने किया, तो आप एक एटम को बिल्कुल अलग मान करके भी कर सकते हैं, आइसोलेटेड एटम, जिसमें कि आप कहेंगे कि सर ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इसके ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसका मतलब हम एक एटम की स्टडी कर रहे हैं। अब ये एटम चाहे सॉलिड का हो या लिक्विड का हो या गैस का हो, हम एक एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें बाकी एटम से मतलब नहीं है। तो ये एक एटम मतलब कि एक आइसोलेटेड एटम है जिसकी यहाँ स्टडी हो रही है। दूसरा, हम लैटिस की हम बात करें
लैटिस आप समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो आप ग्रुप ऑफ एटम्स के भी पढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एटम होंगे जो इस तरह से बॉन्ड बनाए रहेंगे। ये बॉन्ड अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारे एटम्स मिलेंगे जिनमें ये बॉन्ड बने रहेंगे। तो इसमें हम एक एटम की बात नहीं कर रहे, इसमें हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या आता है दोनों के अंदर? दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जब हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, आइसोलेटेड एटम का मतलब वो एटम जो अकेला है, जिसका कोई लेना देना दूसरों से नहीं है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि भाई ये तो हो गया न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ हो गए ऑर्बिट्स। ठीक है। अब इन जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सेकंड एनर्जी लेवल कहलाता है। और सेकंड एनर्जी लेवल में भी जब आप देख रहे हैं इसके अंदर 2s2 और 2p6, इसका मतलब सब मिलाकर के इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इनमें से हर इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एक अलग पहचान होती है, और वो पहचान जो होती है, इनकी जो हम आइडेंटिटी ढूंढते हैं या पहचान ढूंढते हैं, वो क्वांटम नंबर से होती है। और कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो इनका अलग होगा ही, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। ठीक है ना? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 और 2 8 और 18। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होता है। लेकिन एक एनर्जी लेवल की भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर ये n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 के अंदर भी आपको अलग अलग ये पार्ट्स दिखाई देंगे, जिसमें से 2s और 2p, ये आपको सेकेंड ऑर्बिट के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। तो हर एनर्जी लेवल जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में टूटा होता है। जैसे कि n इक्वल टू 2 है तो 2 में भी 6 पार्ट्स है, और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है ना? केमिस्ट्री में आप इसे कुछ भी बोलते हो, फिजिक्स में तो हम ये बोल रहे हैं। और ये न्यूक्लियस है। अब जैसे मैं ये बात मानूं कि अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, जैसे सेकेंड ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से सेकेंड ऑर्बिट के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये 2s2, और उसके बाद में 2p6, ये पूरा का पूरा ऑर्बिट जो है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू इसके लिए 2 है। तो इसमें ये स्टेट दिखा रहा है 2s1, ये स्टेट दिखाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, तो हम बोल देंगे ये हो गया 2s2। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हुआ तो हम बोल देंगे ये है 2s2, 2p1। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ भी हुआ तो हम बोल देंगे ये हो गया 2s2, 2p2। और इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल
अलग अलग होगी। तो आइसोलेटेड एटम के लिए हर इलेक्ट्रॉन को आप दिखाते हैं उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से। लेकिन जब सॉलिड बनता है या लैटिस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो इन एनर्जी लेवल की ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है। Overlapping of energy levels starts, due to which the group of energy levels are formed। एटम के पास में आने से, जैसे कि कोई एक एटम ये इसके एनर्जी लेवल थे, दूसरा एटम ये है, ये इसके एनर्जी लेवल थे। जैसे जैसे ये पास में आएंगे तो इनका ओवरलैपिंग शुरू हो जाता है। तो कुछ इसके लेवल और कुछ इसके लेवल मिलकर के ग्रुप ऑफ लेवल्स बना देते हैं, और इन ग्रुप ऑफ लेवल्स को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। जैसे आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक एटम ये है और ये इसका n=1 है और ये n=2 है, इसमें 2s2 और 2p6 है। ये दूसरा एटम है, ये इसका n=1 है और ये n=2 में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना। इस एटम का नाम ए मान लेता हूँ, इस एटम का नाम मैं क्या मान लेता हूँ, बी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 स्टेट्स है और ये भी कितनी स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है। लेकिन जब ये एटम दूर दूर है तो आप आराम से पहचान पाओगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन है एटम बी का। और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन है एटम ए का। क्योंकि दोनों एटम दूर दूर है तो हर इलेक्ट्रॉन ये अपना परिवार लेकर के और ये अपना परिवार लेकर के अलग अलग बैठे हुए हैं। लेकिन सपोज करो जब ये पास पास आते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग की वजह से अब ये 8 अलग अलग स्टेट ना रह करके यहाँ पर ये मिल करके 16 स्टेट बना लेते हैं। तो ये एनर्जी लेवल था जिसको आपने n=1 कहा था, ये भी एनर्जी लेवल था। लेकिन यहाँ पर ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रुप ऑफ लेवल बन गया है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पे रह रहा है और ये इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ रह रहा है। तो अब ये पहचानना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, क्योंकि अब तो ये एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ना, जैसे 2s में यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इसमें से ये पहचानना मुश्किल है कौन सा इलेक्ट्रॉन एटम ए का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन एटम बी का है। तो एनर्जी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है कि वो किस इलेक्ट्रॉन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी बैंड जो होता है वो किससे बनता है, वो एनर्जी बैंड जो बनेगा वो एनर्जी लेवल के ग्रुपिंग से बनेगा। तो अब जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी मिल सकता है। ये तो खाली 2 एटम है, लेकिन आपको पता है कि जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो बहुत कम वॉल्यूम में भी बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं। बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं तो फिर ये बैंड जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई एटम है
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए 1s2, 2s2 और 2p, चलो 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको सब मिलाकर के 8 स्टेट्स दिख रही हैं, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसके अंदर, और इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो कौन कौन सी जगह खाली बची है यहाँ पर? तो आप बोलोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। तो इनको देख करके आप ये बोलोगे कि टोटल स्टेट्स कितनी हैं? 2 यहाँ आ सकते थे और 6 यहाँ आ सकते थे। तो टोटल स्टेट्स कितनी हुई यहाँ पर? यहाँ पर टोटल स्टेट्स हो गई 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से आ सकते हैं। लेकिन इनमें से भरी कितनी है? भरी हुई है इसमें से 4, और एम्प्टी कितनी है? एम्प्टी भी है 4। तो जब एनर्जी बैंड बनता है, तो उस एनर्जी बैंड के फिर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक वो पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे रहें, और एक वो पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ऐसा आता आपके पास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन जाता, जिसमें टोटल स्टेट कितनी होती? 8, लेकिन उसमें से 4 भरी हैं और 4 खाली हैं। तो एनर्जी बैंड जो होती है, एनर्जी बैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एनर्जी बैंड के 2 पार्ट से 2 स्टेट होती हैं। एक वो पार्ट जो पूरी तरह से भरा रहता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और दूसरा वो जो पार्शली भी भरा हो सकता है या खाली भी हो सकता है। कुछ कुछ भरा रहता है या खाली भी हो सकता है। और इनको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब ये है कि जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, पास पास आते हैं, तो इनके एनर्जी लेवल आपस में मिल करके बैंड बनाते हैं। अब उस बैंड में 2 स्टेट अपने आप बन जाती हैं। एक वो स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक वो स्टेट मिल जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली है, या जो स्टेट कैसी है? खाली है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसे तो कहा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसको कहा जाएगा वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या पार्शली भरा है उसको कहा जाएगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो आपको मिलेगा वो हमेशा न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो पहले तो ये न्यूक्लियस है, चलो ये न्यूक्लियस मान लेता हूँ। तो ये हुआ, जैसे n=1 है, इनका ओवरलैप नहीं होता, तो ये अभी भी एनर्जी लेवल ही कहलाएगा। चलो n=2 को भी मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर लेवल मान लेता हूँ। आउटर मोस्ट है, जैसे n=3 है, अगर ये आउटर में है, तो ये आउटर में है, तो ये मिलकर के क्या बनाएगा? बैंड। अंदर वाले लेवल लेवल ही रहेंगे, जबकि बाहर वाले मिलकर के क्या बना लेंगे? बैंड। तो आउटर मोस्ट लेवल जो होते हैं, उन्हीं के ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है? बैंड। अब इस बैंड के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के पास में, ये न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला जो पार्ट है जो खाली है, एम्प्टी है, ये खाली वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है, इसे हम बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जिस पर बंधन अभी भी मौजूद है। और जो इलेक्ट्रॉन बाई चांस कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड में दिखता है, तो वो कहलाएगा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन।
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में मिला तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो करवाएगा। कहने का मतलब है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो तभी होगा जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, सवाल जिस टाइप का आएगा तो आप उसके उस मुद्दे पर आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये बैंड होता है, एनर्जी बैंड, और इस एनर्जी बैंड के दो पार्ट हैं। एनर्जी बैंड बना किससे है? एनर्जी बैंड बना तो एनर्जी लेवल से ही है। तो इसमें ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। और इन लेवल से मिलकर के ये बैंड बन गया है, जैसे कि कॉलोनी बन गई है। अब लोग अलग अलग दूर दूर नहीं रह रहे, बल्कि पास ही रह रहे हैं। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये न्यूक्लियस के पास में होगा। ये वाला पार्ट कहलाएगा वैलेंस बैंड। और ये जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है कंडक्शन बैंड, जो खाली भी हो सकता है या भरा भी हो सकता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कहलाता है एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। डेल्टा ई जी, कई लोग इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, ये डिसाइड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो सॉलिड है कि वो कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर के इंसुलेटर है। ये वैलेंस बैंड है, तो ये वैलेंस बैंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू। और ये है कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे आप एटम से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो डेल्टा ई जी जो होता है, यानी कि फॉरबिडन गैप जो होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसके ऊपर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप सब कुछ।
अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सॉलिड जो 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टर मटेरियल जो होता है। एक्चुअली में इसमें ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा वैलेंस बैंड है और कौन सा कंडक्शन बैंड है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड खत्म हो रहा है, यहाँ से कंडक्शन बैंड शुरू होना चाहिए था। लेकिन ये बैंड इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये बैंड जो होते हैं ये ओवरलैप्ड हो जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अलग अलग, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ये वैलेंस बैंड हो गया, फैल गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडक्शन बैंड भी फैल गया। तो ये दोनों का ओवरलैपिंग रीजन आ गया जहाँ दोनों मिल गए हैं। यहाँ पर पहचानना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है कि कंडक्शन बैंड में है। इसका मतलब इन मटेरियल्स के अंदर एनर्जी गैप नाम की कोई चीज नहीं होती। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मिले हुए रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो क्योंकि दोनों के कॉमन रीजन में है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मिलेंगे। क्योंकि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको कंडक्शन बैंड में पहुंचे हुए दिखाई दे जाएंगे। इनके एग्जाम्पल होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, फेरस एक्सेट्रा। इंसुलेटर वो होते हैं जिसके अंदर वैलेंस बैंड सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और ये कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक ऐसा रीजन मिलता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है। तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस बैंड में पूरे भरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन चाह करके भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और ये जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलते हो? इंसुलेटर्स। जिसके अंदर वैलेंस बैंड जो होता है वैलेंस बैंड जो होता है वो पूरी तरह से भरा रहता है, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये करंट फ्लो करवाएंगे नहीं, करंट फ्लो करवाएंगे नहीं तो फिर कोई करंट इसमें आपको दिखाई नहीं देगी। अब इनके बीच का जो मटेरियल है वो कहलाता है क्या? इंसुलेटर, सॉरी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है, अब ये नेचर में मिलते हैं मटेरियल, हमने तो इनकी स्टडी करके बता रहे हैं खाली। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए एनर्जी गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हो, ठीक है ना। और इसके अंदर कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड 0 केल्विन पर तो पूरी तरह से भरा रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्योंकि एनर्जी गैप कम है इसके अंदर, इसलिए हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, कहाँ से कहाँ?
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। फिलहाल अगर आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर सेमीकंडक्टर है ये, तो अभी फिलहाल तो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं और इसके अंदर अभी जो कंडीशन दिख रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएंगे और जंप कर जाएंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में दिखना शुरू हो जाएंगे और तब करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत हमने कर दी है सेमीकंडक्टर की, आप यहाँ तक पढ़िएगा इसको, और अभी तक इसमें जो डेटा आया है ध्यान से जो बातें मैंने बोली उनको पढ़िएगा, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे डायोड। तो आज हमने पढ़ा है एनर्जी बैंड्स के बारे में, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। तो आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को, इस वीडियो को नेक्स्ट रन पे। बाय।